हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी हिंदी वर्णमाला का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने वर्णमाला से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट थे उनको डिस्कस किया था। आज हम इस वर्णमाला वाले टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्वर के बारे में। तो मैंने वहां पे बताया था कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकली वायु बिना बाधा के यानी निर्बाध रूप से बाहर आती उन्हें भी हम स्वर कहते हैं। या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये स्वर की कुछ डेफिनेशंस हैं। और स्वर थे हमारे ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। यहाँ पर ये औ है, जस्ट सेकंड। ये यहाँ पर है औ, ठीक है ना। ये और नहीं है, यहाँ पे ये औ है। इसको मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे स्वर हैं। और उच्चारण के आधार पर हम री को स्वर में नहीं गिनते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि उच्चारण के आधार पर जो री है ये स्वर नहीं कहलाता। और दो अयोगवा होते हैं अम और अह। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा इन्हीं को और आगे बढ़ाते हैं। और आप देखिएगा, हिंदी में जो हमारे मानक स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। कुल मानक स्वर कितने हैं? 11 मानक स्वर हैं। उच्चारण के आधार पर हम री को स्वर नहीं मानते हैं। इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। जो हमारी अपभ्रंश भाषा है उसमें स्वरों की संख्या 8 थी, यानी उसमें ए और ओ इनको अपभ्रंश में नहीं गिनते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। तो ए, अ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ये हमारे 8 अपभ्रंश भाषा के स्वर थे। फिर हमने बताया था आपको कि हमने एक अंग्रेजी भाषा से स्वर लिया है जिसको हम बोलते हैं ओ, जिसका उच्चारण आ और उ के मध्य में होता है। और फिर हमने बताया था कि अगर हम मात्रा के आधार पर देखेंगे तो स्वर 10 होते हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी ये सब स्वरों की मात्राएं हैं। ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हम स्वरों का वर्गीकरण भी देख चुके थे। जैसे आप देखेंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वरों के ना दो भाग होते हैं या दो वर्गीकरण होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और जो संधि स्वर होती है अगेन दो भागों में विभाजित होती है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण था। हम बात करते हैं पहले मूल स्वर। मूल स्वर वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं होती है, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। यानी कुल मूल स्वर कितने हैं? 4। तो मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 4। हमें ये याद रखना है कि मूल स्वरों की जो संख्या है वो कुल 4 है। अगर हम बात करते हैं संधि स्वर की कि संधि स्वर क्या होते हैं, तो दोस्तों जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दो स्वरों के मेल से बनने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम संधि स्वर कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, तो हम पहला देख रहे हैं दीर्घ स्वर। ये हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जब दो समान स्वरों के मेल से, जो दो समान स्वरों के मेल से बने उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। इन्हें दीर्घ स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वरों को ही हम सजातीय स्वर कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? दीर्घ स्वरों को ही सजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सेम समान स्वर मिल रहे हैं यहाँ पे, अ और अ। तो दोनों ए के मिलने से बना आ। ई और ई दोनों के मिलने से बनी बड़ी ई। और उ, उ दोनों के मिलने से बना बड़ा उ। तो ये कैसे हैं? ये सब सजातीय स्वर हैं, यानी ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों सजातीय स्वर हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की सबसे पहले। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? हमने बताया ये संधि स्वर के ही दो भाग हैं। संयुक्त स्वर, यहाँ पे हमारा अंडरलाइन पॉइंट क्या हो जाएगा? दो असमान या विजातीय स्वरों के मेल से बने, जो दो असमान या विजातीय स्वरों, इसलिए इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए नोटेबल पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे देखो, एक स्वर लिया हमने ए और एक लिया ई, तो दोनों अलग अलग हैं। इनसे बना क्या? ए। एक लिया हमने ए, ए तो बना ए। अगर हमने ए लिया ऊ लिया तो बना ओ। और हमने ए और ओ लिया तो बना औ।
तो ये चारों कैसे हैं? ये चारों हैं विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। अब देखिएगा, चार हैं संयुक्त स्वर और तीन हैं हमारे दीर्घ स्वर। अगर हम संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है टोटल 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो संधि स्वर हैं, संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7। मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4। टोटल हमारे स्वर कितने हो जाते हैं? 11। ये हमारे 11 स्वरों का विभाजन है। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि जो हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उन्होंने स्वरों के क्या वर्गीकरण बताए। आगे देखिएगा। अब कुछ चीजें और, जैसे औष्ठ की आकृति के आधार पर हम स्वर देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी यानी वृत्ताकार, जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय ओठ की जो आकृति है वो वृत्ताकार हो जाए, जैसे उ, उ, ओ, औ। ठीक, ये चार। और अ ये अंग्रेजी भाषा का है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, स्वरों में मुख्य हमारे ये हो जाएंगे। ऐसे ही जिनको बोलते समय हमारे ओंठ की आकृति वृत्ताकार ना हो, जैसे आ, इ, ए, ऐ। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए अवृत्तमुखी जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये है 6। और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कुल कितने हो गए? तो टोटल हमारे ये 10। री यहाँ पर काउंट नहीं होता है, क्योंकि हमने बोला ना उच्चारण की दृष्टि से हम री को नहीं गिनते हैं। अब उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो और कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। यानी हम इनको बोल रहे हैं, ज्यादा समय लगता है, ए, ई, उ, री। लेकिन ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दो गुना समय लगे, जो हमने अभी ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, इनसे दो गुना समय लगे तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और यहाँ पे आएगा ये औ। तो इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ स्वर हुए। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगे, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं हम इससे। अब ध्यान रखना, जो प्लुत स्वर है ये बेसिकली संस्कृत भाषा का स्वर है, संस्कृत का स्वर है। हिंदी में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? नाटकों में, किसी संवाद में, किसी को पुकारने में या गाने में। जैसे राम ये चिल्लाना, ओम की ध्वनि निकालना, या प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय लंबे समय तक हम ले जाए, प्रथमो अध्याय। ऐसे ही जैसे राम भगवान जब वन में सीता मैया की खोज करते हैं तो बोलते हैं वो सीते, तो लंबी समय तक ये जाता है सीते। तो ये सब क्या है? ये प्लुत स्वर हैं, तो इनका संवाद में, नाटक में या पुकारने गाने आदि में इनका प्रयोग होता है, तो उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर ये हमारे जीवा का है अग्रभाग, ये है हमारे जीवा का मध्य भाग और ये हमारे जीवे का पश्चिम भाग। तो मध्य भाग से बोला जाता है केवल एक ही स्वर है, वो है ए। ठीक है ना? ये बोला जाता है हमारे जीवा के मध्य भाग से। अगर हम बात करते हैं पश्च स्वर से, तो यहाँ पर बोला जाता है आ, यानी बड़ा आ। इसके अलावा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यहाँ पे ओ आएगा, ओ और ओ। ये सभी बोले जाते हैं हमारे जीवा के पश्च भाग से। और अब हमारा बचता है जीवा का अग्रभाग। तो जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये है वो जो जीवा के अग्रभाग से बोले जाने वाले हमारे स्वर हैं। ठीक है यार? अब मुख द्वार खुलने के आधार पर हम देखते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले होते हैं विवृत स्वर, यानी जिनके उच्चारण में पूरा मुख खुले, यानी जिनके उच्चारण में पूरा मुख खुलता हो, पूरा मुख खुलता हो, उनको हम बोलते हैं विवृत। अर्धविवृत, जिसमें आधा मुख खुलता हो, आधा मुख खुलता हो, उनको हम बोलते हैं अर्धविवृत।
अर्ध संवृत में आधा मुख बंद हो, यहाँ पे आधा मुख बंद हो, जिसमें उसको हम बोलते हैं अर्ध संवृत। और संवृत जिसमें लगभग लगभग मुख बंद हो, पूरा मुख बंद हो, ठीक। ये तो देखो, आ बोलते समय हमारा पूरा मुख खुला, अर्ध विवृत यानी आधा मुख खुले, ए ओ। अर्ध संवृत यानी आधा मुख बंद हो, ए ओ। और समृद्ध, ई ई उ। इनको बोलते समय मुख को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको हम बोलते हैं। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वरों को यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजनों को पढ़ने से पहले आप देखो, हमने बताया था कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें अब देखेंगे हमारे 11 तो स्वर हो गए, ये 25 कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें कचट तप वर्ग आता है, यानी का च ट त प। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, उसमें व्यंजन है 4, श स स ह। संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ स्र। और द्विगुण व्यंजन आते हैं 2, ढ अड़। अब इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, ये हमारे व्यंजन के भाग होंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन को पढ़ते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पहला की पॉइंट। या ऐसे वर्ण जो प्रारंभ में स्वयं की ध्वनि प्रदान करते हैं और अंत में स्वयं स्वरों की ध्वनि प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड बोलना है म, तो माँ बोलते समय हम लिखते कैसे हैं? माँ में हलंत लगाएंगे और लिखेंगे ए, तो बना माँ। यानी ये प्रारंभ हुआ था स्वयं के ध्वनि से और अंत हुआ इसका स्वर पर, इसलिए इनको हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में इन्हें हल नाम से जानते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु सबाध यानी बाधा सहित रुकावट के साथ बाहर आती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। या वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी उनमें आपको व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय एक तो साउंड यानी ध्वनि बदलती है, और हम इसको लगातार नहीं बोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि स्वर वो भी होते हैं जिनमें प्रारंभिक ध्वनि एवं अंतिम ध्वनि में अंतर होता है। अंतिम ध्वनि में अंतर हो, प्रारंभिक और अंतिम ध्वनि में अंतर, जबकि स्वर में प्रारंभ से लेके अंत तक एक ही साउंड आ रहा था, ठीक है। दूसरा, जैसे प, तो प अ, क क मतलब आप देखेंगे पा पे शुरू हुआ, आ पे समाप्त हुआ, तो प्रारंभिक ध्वनि और अंतिम ध्वनि। दूसरा, शुद्ध व्यंजन ये है, लेकिन पूर्ण व्यंजन है ये जब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? स्वर जोड़ दिया। तो पूर्ण व्यंजन होता है ये स्वर के साथ, अदरवाइज ये शुद्ध व्यंजन कहलाएगा जब हम हलंत लगा के इसको छोड़ते हैं। अब हम समझते हैं हल और हलंत में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जब स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए उनके नीचे एक चिन्ह लगाते हैं, इसको हम हलंत कहते हैं। जो ये चिन्ह लगाते हैं हम स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए, तो इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। और स्वर रहित जो व्यंजन होता है वो हलंत युक्त, उसको हम हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत युक्त हो उसको हल कहते हैं। तो जो चिन्ह लगाया वो हलंत का है, और जो ये पूरा व्यंजन लिखा है ये हल कहलाता है। अब इनमें आते हैं स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। तो जो हमारे मूल व्यंजन हो जाते हैं वो कुल हो जाते हैं 33। अब इनको एक एक से हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकली वायु मुख के किसी न किसी अंग को, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ, इनसे स्पर्श करते हुए बाहर आए, उनको हम स्पर्श व्यंजन, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। चूंकि ये 5 वर्गों में है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कितने वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजनों के? 5 वर्ग, ठीक है। अब एक वर्ग में हम कह सकते हैं, एक वर्ग में कुल कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ग में तुम कितने वर्ण हो जाएंगे? 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण। तो ये लिखा है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25, ठीक है। अब इसमें होते हैं प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। तो इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर
या इन्हीं को हम बोलते हैं अनुनासिक या नासिक्य, क्योंकि इनके जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है, इसलिए उनको पंचमाक्षर या नासिक्य कहते हैं। और इनको हम कचट तप 5 वर्गों में विभाजित करते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प। जो क वर्ग है वो पूरा कंठ से उच्चारित किया जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग जो है वो मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से हम उच्चारित करते हैं। तो क वर्ग का प्रथमाक्षर है का, द्वितीय अक्षर है ख, तीसरे अक्षर है ग, चतुर्थ अक्षर है घ और पंचमाक्षर है प। इसी प्रकार से क, च, ट, त, इन 5 वर्गों के प्रथम प्रथम वर्ग और अंतिम अंतिम वर्ग हमने देखे। संयुक्त जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके पंचमाक्षर जो होते हैं ढ़, अड़, ण, न, म, ये सब पंचमाक्षर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। अगले हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के मध्य स्थित होता है, यानी जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य किया जाए उनको हम अंतस्थ कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। जो य और व होते हैं इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसलिए यण स्वर संधि में प्रयुक्त होते हैं। अर्ध स्वर इन्हें हम कहते हैं। है जो र है, र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। तो वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वाफ के वेग से कांपने लगे, उसको हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। तो र जब बोलते हैं तो आप देखेंगे र का जो हमारा अग्रभाग है वो वाइब्रेट होने लगता है। ऐसे ही ल, ल को हम बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ के अगल बगल यानी दोनों ओर से बाहर आती है, उसको हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो ला हमारा पार्श्विक वर्ण है और रा लुंठित या प्रकंपित वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे ऊष्मीय व्यंजन, या इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी अंग विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, स, स, ह। इनमें भी सर्वाधिक ऊष्म होता है ह। जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो वायु सर्वाधिक घर्षण करके बाहर निकलती है। जो स है उसका तालव्य से यानी जीवा जो है वो तालु को स्पर्श करती है शा बोलते समय, तो शा। इस सा को बोलते समय हमारी जीवा दंत को स्पर्श करती है, तो सा। और इस शा को बोलते समय हमारी जीवा मूर्धा से स्पर्श करती है। और हा जो है वो स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर ये कंपन करता है, इसको हम है बोलते हैं। इसलिए इनको सघोष भी बोला जाता है, ये घोष सहित निकलते हैं। अगला जो हमारा व्यंजन का प्रकार है वो है द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़न जात या विकसित या आगत या उत्सृप्त या दिस्पृष्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आती है, यानी इनको हम बोलते हैं कि द्विगुण, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ है झटके से फेंका हुआ, यानी ऐसा वर्ण जिसको झटके से फेंका जाए। इनकी संख्या 2 होती है, ढ, ड़। तो जैसे ड, इससे बनते हैं डर, डलिया, अड्डा, अंडा, झंडा, डंडा। लेकिन ये ड़, लड़का, पहाड़, जोड़, तो ड़ ऐसा साउंड आ रहा है, उसमें ड, इसमें ड का साउंड आता है, इसमें ड़ का साउंड आता है। ऐसे ये ढा है तो ढाई, ढक्कन, गड्ढा, तो ये ढा है। ये ढ है, सीढ़ी, बुढ़ापा, बाढ़, तो ये ड और ढ, इसके जो द्विगुण व्यंजन के रूप में इनका प्रयोग होता है उसके उदाहरण है। द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग प्राय दो स्वरों के मध्य होता है, दो स्वरों के मध्य होता है। अतः इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है, ध्यान रखने की। द्विगुण कभी भी शब्द आरंभ में नहीं होते हैं, उपसर्ग युक्त जो शब्द है उनको छोड़कर। और इनके उदाहरण जैसे निडर, अड़े और आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगले हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बने, या हम कह सकते हैं ये व्यंजन के मुख्य भेद तो नहीं है, लेकिन ये दो असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा। अब असमान व्यंजन वर्ण देखिए, क और स इन दोनों से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं छा। जैसे कक्षा, शिक्षा, क्षमता। ऐसे ही
अगला है हमारा त्रा। त्रा बना है ता और रा से मिलके। ठीक, जैसे यात्रा, त्रिलोक, पत्र। ज्ञा बना है जा और अंगास के मिलने से, तो आज्ञा, ज्ञाता, यज्ञ। और जो श्र है वो बना है श और रा से मिलके, जैसे श्रम, विज्ञान, श्रमिक। तो इस प्रकार से ये हमारे संयुक्त व्यंजन हुए, इनकी संख्या 4 है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अल्प यानी श्वास या प्राण के आधार पर, या श्वास या प्राणत्व के आधार पर वर्ण जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। वायु की मात्रा कम होती है, उनको अल्प प्राण कहते हैं, यानी कम श्वास निकले। तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहले, यानी पांचों वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर। साथ में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। साथ में ढ़ और सभी स्वर, इसमें सभी स्वर और जोड़ेंगे। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर आते हैं। साथ में सारे ऊष्मीय व्यंजन आते हैं, श, स, श, ह और ढ, ये आता है इसमें। तो ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जो द्वितीय अक्षर, चतुर्थाक्षर होता है वो आता है, साथ में इसमें ऊष्मीय व्यंजन आते हैं और ढ आता है। जबकि यहाँ पर प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और ढ आता है। अगला हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर, यानी घोष या नाद के आधार पर भी हम कह सकते हैं। किसके आधार पर? घोष या नाद के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो अघोष वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अघोष वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इसमें हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, या हम कह सकते हैं सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। साथ में श, श, स, ये सभी मिलके बनाते हैं अघोष वर्ण। लेकिन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पड़ता है, जैसे तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर ग, घ, ङ, तो आप ये बोलेंगे तो ये सभी के सभी में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। साथ में य, र, ल, व, यहाँ पर ह आ जाएगा और ढ और ढ आ जाएंगे। इस प्रकार से ये सघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्यंजन कंप्लीट हुए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रत्येक वर्ण होते हैं, वर्ण विभेद पढ़ेंगे हम, कि वर्ण को कैसे विभेदित किया जाता है, और वर्ण विभेद समझ के ही हम पहुंच जाएंगे अपने अगले टॉपिक, जो होगा हमारा संधि वाला। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस लेक्चर को शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।